नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध विधुआ। इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा जीरंड के विषय में। मित्रों, ये सिंथेसिस का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन भी है, तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं जीरंड होता क्या है, इसके बाद सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो जीरंड मित्रों क्रियावाचक संज्ञा होता है, क्रिया में आईएनजी लगा करके इसका जीरंड बनाते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ ना नी ने निकलता है, ठीक है मित्रों। तो बिंदु ये है कि जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। तो सबसे पहले हम अपना कन्फ्यूजन दूर करें कि जीरंड क्या है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या है। क्योंकि हमें इसमें क्या करना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। जीरंड जब ये संज्ञा का काम करता है, ये नाउन का काम करता है, जिसका अर्थ नानी ने निकलता है, तो डेफिनेटली ये नाउन की तरह फंक्शन भी करता होगा। तो जितने फंक्शन नाउन के होंगे उतने ही फंक्शन आपके जीरंड के भी होंगे। कैसे फंक्शन? जैसे आपका जो नाउन होता है वो किसी क्रिया का कर्ता के रूप में भी काम करता है, नाउन है वो किसी क्रिया के कर्म के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। जो आपका नाउन है ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है, ठीक है। देखिए जीरंड भी इसी तरीके से जब नाउन है तो डेफिनेटली वो नाउन की तरह का फंक्शन करेगा। जैसे स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, स्मोकिंग, ठीक है, सिगरेट पीना एक बुरी आदत है, तो स्मोकिंग यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा। सी लाइक्स स्मोकिंग, ये देखिए यहाँ स्मोकिंग है, वह स्मोकिंग पसंद करती है, तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है ये ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में काम कर रहा। सी इज़ फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, वह स्मोकिंग की शौकीन है, इसमें भी देखो स्मोकिंग शब्द दिया है, ठीक है, जो यहाँ पर ये आपका प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। चौथा है हिज हैबिट इज कलेक्टिंग बुक्स, उसकी आदत बुक्स कलेक्ट करना है। अब आप कहें कि इज के साथ आईएनजी दिया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इज है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता इज तो ये डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है, इज मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हिज हैबिट इज कलेक्टिंग बुक्स। यहाँ पर जो कलेक्टिंग आईएनजी लगा है ये क्या कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इनमें दोनों में अंतर क्या है। देखिए जीरंड भी आईएनजी लगा के बनाया जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी लगा के बनाया जाता है। अंतर इतना है कि जीरंड आपका नाउन की तरह काम करता है, जो मैंने अभी बताया है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव या वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? वर्ब का काम करता है। जब ये नाउन का काम करता है जीरंड तो नानी ने निकलता है, और जब यही आपका वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है तो इसका अर्थ निकलता है कर, करके, हुए, होने के कारण या रहने के कारण निकलता है। देखिए गोइंग देयर, इसमें आईएनजी लगा, गोइंग देयर ही बॉट बुक्स, गोइंग देयर वहाँ जाकर, इसका अर्थ निकला कर, वहाँ जाकर उसने किताबें खरीदी। आई फाउंड हिम वेटिंग माई ब्रदर, यहाँ पे वेटिंग में आईएनजी है तो यहाँ पर ये जीरंड नहीं कह सकते आप, यहाँ इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों? इसका अर्थ देखिए कैसे निकलता है। आई फाउंड हिम वेटिंग माई फादर, मैंने उसे अपने पिता का इंतजार करते हुए पाया, इंतजार करते हुए, हुआ, हुई, हुए निकला, इसका अर्थ अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है मित्रों। आई एम ईटिंग, यहाँ पर तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, ये आपका इज़ार के साथ आईएनजी दिया है, ये मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अर्थात यहाँ पर जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंटिन्यूअस में जो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं वो होता प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन वो वहाँ पर वर्ब का काम करता है मित्रों। चलिए अब बात आती है, ये तो हुआ अंतर। तो अंतर आपकी समझ में आ गया कि जीरंड का अर्थ नानी ने से निकलता है, जबकि इसका कर, करके, हुए, होने के कारण या रहने के कारण निकलता है। तो और जीरंड नाउन का काम करता है सेंटेंस के अंदर, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा या वर्ब का काम कर रहा होगा। ओके मित्रों, लेकिन अपना ये जो पॉइंट है, जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो ये तो आपका मैंने कन्फ्यूजन दूर किया कि जीरंड और पार्टिसिपल का अंतर क्या है। अब बात करना है प्रीपोजिशन की। मित्रों देखिए, तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा कनेक्टर होता है जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है।
एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए हम किसी कनेक्टर अर्थात जोड़ने वाले संयोजक का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। इसलिए प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। ठीक है मित्रों, अब बात आती है कि ये जो कि जीरेंड भी नाउन की तरह काम करेगा, वर्ब में जैसे आईएनजी लगा वो नाउन का ही कार्य करेगा, तो डेफिनेटली जब हम उसे नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी नाउन माना जाएगा। तो उसका जीरेंड नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से स्थापित करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और ये प्रीपोजिशन होते तो बहुत ढेर सारे हैं, बट मैंने कुछ लिखे हैं आपकी जानकारी के लिए, चूंकि आप लोग को वैसे जानकारी होगी, ढेर सारे होते हैं। मैंने इसमें लिखा जैसे विथ से या साथ, विथ का के कारण से भी अर्थ निकलता है, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, फॉर के लिए के बदले, ऑन पर, बाई द्वारा, ठीक है, बिसाइड के अतिरिक्त, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण। ये इस प्रकार से प्रीपोजिशन है। लेकिन मित्रों इसमें भी एक कन्फ्यूजन है। जिस प्रकार से जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्फ्यूजन था, वैसे ही आपका प्रीपोजिशन में भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये कई प्रीपोजिशन एडवर्ब का भी काम करते हैं और कंजक्शन का भी काम करते हैं। कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करना है तो हमें किसी प्रीपोजिशन को लगाना है, तो हम उससे पहले ये भी तो कन्फर्म कर लें कि ये प्रीपोजिशन की तरह ही इस वाक्य में काम कर रहा है, कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, कि कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। मित्रों देखें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि ही केम इन द रूम, यहां पर ये इन आ गया, क्लियर। अब हमें ये पता करना है कि ये प्रीपोजिशन की का काम कर रहा है कि एडवर्ब का या कंजंक्शन का। तो पहले कंजंक्शन को ही खत्म कर लें। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। कैसा? जैसे बोले आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क, तो आई एम गोइंग देयर, अब बिकॉज लग गया बीच में, आई हैव सम वर्क, यानी दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा, वो कंजंक्शन हो गया। तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आसानी से समझ में नहीं आएगा ये एडवर्ब प्रीपोजिशन के साथ। चलिए, जैसे ही केम इन द रूम, इसका पहला नियम है कि किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन को जो जोड़ने का काम करेगा वो होगा, इसका मतलब है किसी एक नाउन से पहले आना चाहिए। जैसे ही केम इन द रूम दिया है, इस रूम के द रूम इसके पहले आया इन, इसका मतलब है ये प्रीपोजिशन ही है, ठीक है मित्रों, क्योंकि ये किसी नाउन के पहले आया। लेकिन अब ये भी देखना है कि इसका रिलेशन किससे है, रिलेट किससे कर रहा है। ही केम इन द रूम, वह कमरे में आया, कमरे में आया कौन? वह, अर्थात ये इस प्रोनाउन से रिलेट कर रहा है, रूम के लिए ये इन, वह कमरे में आया, ठीक है। तो पता चल गया कि किसी नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है। दूसरा, अगर इसी को कह देते ही केम इन, लीजिए ही केम इन, वह अंदर आया, वो ही केम इन अंदर आया, किसके अंदर आया पता नहीं, अर्थात जब वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन दिया होगा, ठीक है, यानी ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ कोई नाउन नहीं होगा, ठीक। जब ये वर्ब के साथ तत्काल में कोई प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद कोई नाउन नहीं दिया होता है, तो वो फिर किसका प्रीपोजिशन का काम ना करेगा, वो एडवर्ब का काम करेगा। मित्रों बात समझ में आ गई होगी, प्रीपोजिशन कैसे पता करते हैं हम। अब हमें डिस्कस करना है, मेन बात है कि जीरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करें, वो भी दो वाक्यों को जोड़ने में, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने में। अब दोस्तों, अब इस पर गौर करिए कि अगर आपके सामने कोई मान लीजिए दो वाक्य दिए हैं या तीन वाक्य दिए, तीन सेंटेंस दिए, हो सकता है तीनों के सब्जेक्ट एक से हो सकता है उनकी वर्ब एक सी हो, कहो सभी की वर्ब अलग अलग हो, सभी के ऑब्जेक्ट भी होंगे, हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट मैच कर रहे हो, कुछ ऑब्जेक्ट मैच ना कर रहे हो। ऐसी स्थिति में क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पे बात आती है, ये जीरेंड क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, फिर भी सुन लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी टेंस या वचन या सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है, अर्थात एक ऐसी वर्ब जिस पर किसी भी टेंस का, किसी भी सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट के वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, ठीक है। आई वॉन्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो भी जब भी टेंस चेंज करेंगे तो वांट की वर्ब में ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ये टू गो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं तो आई वांट टू गो हो गया। अब मैं इसका टेंस बदल दूं कि आई वांटेड टू गो, आई वांटेड टू गो, तो आपने देखा कि इस वांट का ही सेकंड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, बट इस टू गो का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल नहीं बदला, अर्थात ये आपका नॉन फाइनाइट है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब को इसके कर्ता और टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जीरंड जो है वो चूंकि नॉन फाइनाइट है, तो अब इसमें बात करते हैं कि इन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को प्रीपोजिशन लगा करके जीरंड या नाउन से पहले कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, जैसे 3 एग्जाम्पल हैं आपके सामने, मैंने बताए थे। हो सकता है 2 के सब्जेक्ट मिलते हो सकता है कि 2 की वर्ब मिलती हो, किसी की वर्ब ना मिलती हो, सारी वर्बें अलग अलग हों। इसमें क्या होता है कि जैसे पार्टिसिपल में पढ़ा था कि काम होते हैं, जो काम पहले होता है उसको पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों रख देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल समझ लीजिए आप। जो इसमें काम सबसे बाद में होगा, मान लीजिए ये काम बाद में हुआ, ये काम बाद में हुआ, तो इसकी फाइनाइट वर्ब आएगी। फाइनाइट वर्ब का मतलब है जिससे टेंस पहचानते हैं, अर्थात उस 3 वाक्य मिला के जब एक वाक्य मिलाएंगे तो किसी न किसी क्रिया से तो सेंटेंस को पहचानेंगे कि किस टेंस में है, तो उसकी फाइनाइट वर्ब आएगी। मान लीजिए इस वाक्य का काम लास्ट में हुआ है, तो इसकी फाइनाइट वर्ब आ जाएगी। अब ये बचे 2 सेंटेंस, इन 2 में से जो एक्स्ट्रा होगा, सब्जेक्ट पता चला इसका मैच करता है तो एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट पता चला इससे मिलता है तो इसका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन वर्ब का आप क्या करेंगे, वर्ब मैच करेगी तभी तो अलग करेंगे, मैच नहीं करेगी तो क्या करेंगे। तो देखिए बात यही आती है, तो एक वर्ब का आपको बनाना पड़ेगा नाउन, और कम से कम एक वर्ब का बनाना पड़ेगा जीरंड। क्लियर? एक का बनेगा नाउन, एक का बनेगा जीरंड, हो सकता है दोनों का जीरंड बन जाए, ठीक है ना। और जितने भी नाउन बनाओगे, जितने भी जीरंड बनाओगे, सबके आगे प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, वो भी अर्थ के अनुसार। इसका मित्रों जो भी सेंस निकलेगा, यानी जो ये प्रीपोजिशन लिखे हैं इनके अर्थ के अनुसार जो भी सेंस निकलेगा उसके हिसाब से उसके पहले उसका प्रीपोजिशन यूज हो जाएगा। आपको इसमें यह ध्यान देना है कि इसमें मेन वर्ब कितनी हैं। हो सकता है कि लिंकिंग वर्ब दोनों में हो, क्योंकि जब वर्ब दी होगी तभी तो जीरंड बनाओगे, जब वर्ब नहीं दी होगी तो आप क्या करोगे, तो नाउन को ही प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ देंगे। पहला एग्जाम्पल जैसे दिया, ठीक है, दिया है कि रिंकी इज इल, सी हैज हाई फीवर। देखिए इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। इसमें जो इस दिया है ये मैन वर्ब के रूप में है, ये हैज दिया ये भी मैन वर्ब के रूप में, इसका मतलब है ये लिंकिंग वर्ब है। चलिए अब इसमें देखें जरा, रिंकी बीमार है, सी हैज हाई फीवर, उसको तेज बुखार है। गौर करें इसका, इसलिए पहले हिंदी में ही अर्थ निकाल लेना पड़ता है, ठीक है। तो रिंकी इज इल, सी हैज हाई फीवर, तो अगर इसमें से एक ही मेन वर्ब आएगी जो ये मेन वर्ब का काम कर रही हैं, तो कौन सी मेन वर्ब आएगी जो कांस्टेंट होगी, हैज हाई फीवर, ये तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इज माने है, बीमार तो वो है ना, अर्थात ये आया। पहले काम यही हो गया कि रिंकी इज इल, ये इसकी परमानेंट इस जो है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, और वो बीमार है ये सिद्ध करती है। बीमार है, सी हैज हाई फीवर, कैसी बीमार है, तेज बुखार से, तेज बुखार के कारण, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, के कारण कभी भी बीमारी की बात आती है तो विथ लगा देते हैं, विथ हाई फीवर, ठीक है मित्रों। तो यहां पर ये नाउन का काम किया, हाई फीवर, फीवर हो गया बुखार, हाई हो गया उसका एडजेक्टिव, ठीक है, और इसके पहले आपने प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। अब हुआ रिंकी इज इल विथ हाई फीवर, रिंकी तेज बुखार के कारण बीमार है, विथ का मतलब मैंने यहां लिखा भी है के कारण से, ठीक है। आप से भी अर्थ निकाल सकते हैं कि रिंकी तेज बुखार से बीमार है, लेकिन तेज बुखार के कारण इसका रीजन हो सकता ना। दूसरा देखें, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, ही हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, ही शॉक्ड, उसे धक्का लगा। तो देखिए फेल हुआ, फिर समाचार सुना, फिर शॉक हुआ, तो शॉक लास्ट में लगा, झटका तो बाद में लगा, ठीक है।
लेकिन पहले समाचार सुना होगा। पहले समाचार सुना किस चीज का? फेल होने का। तो पहले समाचार सुना। तो देखिए अब इसमें ये चेक करना है, दोनों में वर्ब है, ये भी वर्ब अलग है, ये भी वर्ब अलग है। इसका मतलब है एक का जेरेंड बनेगा, एक का नाउन बनेगा। तो जो पहली वर्ब लगाते हैं वो कभी नाउन बना के नहीं लगाते, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि जब भी दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जेरेंड से जोड़ेंगे आप, तो अगर दोनों वाक्यों में क्रियाएं हैं और अलग अलग हैं, तो जो भी पहले काम होगा, पहली क्रिया लगाएंगे, उस क्रिया को जीरेंड में ही बनाएंगे। तो चलिए ये काम, पहले समाचार सुना, हमने क्या किया, इसका जीरेंड बनाओ पहले, प्रीपोजिशन बाद में लगाते हैं। तो ही हियर द न्यूज, इसका अब सब्जेक्ट एक से है तो इस सब्जेक्ट को कैंसिल कर देंगे वैसे ही। तो हियरिंग, हियर का क्या बनेगा? हियरिंग द न्यूज। ठीक भैया, समाचार सुना, काहे का समाचार सुना? ही फेल्ड। अब इसका ही फेल्ड जो है, अब फेलिंग तो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ही का भी हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, वर्णन देना पड़ेगा। तो अब इसको क्या करते हैं, हम पॉजिटिव केस में बदल देते, संबंध कारक में बदलेंगे। अगर यहां होता राम फेल्ड तो होता राम्स फेलर। फेल की बनेगी फेलर। क्या बनेगी? नाउन। फेल की नाउन क्या होती है? फेलर। ठीक है। और ही का संबंध हो जाएगा हेज। हेज फेल का बना फेलर, ध्यान रखना, फेलर। अब इतने दो वाक्यों को ही जोड़ लीजिए। ठीक है। तो हियरिंग द न्यूज हिज फेलर, यानी उसके फेल का समाचार सुनकर। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही अर्थ निकालिए आप, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रीपोजिशन नहीं लगाते। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह अर्थ निकाल के जोड़ दिया और उसके अर्थ के अनुसार लगा दो प्रीपोजिशन, तो जीरेंड हो गया, ज़्यादा तनाव की जरूरत नहीं है। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ अपने आप आपका यहां जुड़ गया है ना, कि उसके फेल का समाचार सुनकर। तो ऑफ अपने आप आ गया ना। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ इज फेलिंग, कॉमा, ठीक है, ही शॉक्ड। अब समझना, ही शॉक्ड, ये वाक्य कंप्लीट हो गया, बट थोड़ी कमी है। अभी जो ये कंप्लीट हुआ, ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल में, लेकिन अगर इसके पहले अपन प्रीपोजिशन लगा दें तो ये जीरेंड में बदल जाएगा। अब प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा ये समझना है। यहां लगेगा ऑन। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर ही शॉक्ड। ठीक, यानी उसके फेल का समाचार सुनने पर उसे धक्का लगा। सुनने पर, सुनने, देखिए जीरेंड का मतलब ना, नी, ने करके अर्थ नहीं निकालना है। जैसे अपन ने ऑन लगाया तो इसका अर्थ हो गया सुनने पर। अब देखें, क्या हम यहां विथ नहीं लगा सकते थे? ऑन क्यों लगाया? जो स्वयं की क्रिया होती है वहां ऑन लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। जैसे हमने सुनने का काम कान का ऑटोमेटिक है, हम अलग से नहीं, कोई शोर होगा कान को अपने आप सुनाई देगा कि हम गौर करेंगे। आंख खुलेगी, हमें अपने आप आंख का काम देखना शुरू हो जाएगा, हम देख तो ही रहे, आंख खोली देखना शुरू हो गया। क्रियाएं अपने आप होती हैं, वो उन क्रियाओं में ऑन लगाते हैं। ठीक है। बकाया में अगर जो क्रिया करके काम करते हैं उसमें लगाते हैं बाई, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, गीता वाज अवॉर्डेड, सी वाज गिवन ए मेडल। भाई साहब, गीता वाज अवॉर्डेड, गीता को पुरस्कृत किया गया, सी वाज गिवन ए मेडल। ठीक है। दोनों पैसिवाइज में हैं। मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पैसिवाइज में बताया था कि जिस प्रकार से आप आईएनजी लगाते हो ना वर्ब में, वैसे ही आपको बीइंग लगाना पड़ता है जब पैसिवाइज में वाक्य होता है। तो वही हाल आपका जिरेंड का भी है कि जहां पर ये लिंकिंग वर्ब्स होंगी वो बी का बीइंग हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो इसमें देखिए, गीता वाज अवॉर्डेड, गीता को पुरस्कृत किया गया, सी वाज गिवन ए मेडल, और उसे मेडल दिया गया। तो गीता को पुरस्कृत किया गया क्या करके? एक क्रिया हुई, मेडल देकर। तो क्रिया हुई ना, तो यहां ऑन नहीं आएगा, यहां पे आएगा बाई। क्या आएगा? बाई गिविंग। गिविंग दिया ना, यानी किसी के द्वारा दिया जा रहा है। तो बना आपका कि गीता वॉज अवॉर्डेड। अवॉर्डेड, अब बाई लगा दिया। अब इसमें कर्ता एक से है तो ये सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। ये बी फॉर्म है तो बीइंग लगा दिया आपने, बीइंग गिवन अ मेडल। ठीक है मित्रों। चौथा देखें, ही विल डू इट, ही इज श्योर। मैंने आपसे इधर भी बताया था कि ये देखना पड़ता है कि दोनों में मेन वर्ब हैं, एक्शन वर्ब हैं,
अगर दोनों में एक्शन वर्ब हैं तो एक वाक्य का जीरेंड ही बनेगा, ठीक। अगर दोनों वाक्यों में एक्शन वर्ब नहीं है तो सिर्फ उसमें से एक नाउन उठाकर प्रीपोजिशन लगाकर उसे जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें भी वही बात है, इसमें देखिए एक एक्शन वर्ब है और एक में एक्शन वर्ब नहीं है कि ही विल डू इट, वह करेगा, ये श्योर और पक्का है। तो भाई साहब जो एक्शन वर्ब दिया है उसी को तो बदलोगे, जब उसको बदलोगे तो इसका मतलब है कि ये वाक्य पहला ज्यों का त्यों आएगा। जीरेंड आप किस में बदलोगे, जब एक्शन वर्ब दिया है तो पहली कंडीशन है कि जीरेंड ही बनाएं। अगर कोई 3 वाक्य दिए हैं और तीनों मेन वर्ब अलग अलग है तो एक जीरेंड बन जाएगा, एक नाउन बन जाएगा। जब दो वाक्य दिए हैं, एक ही क्रिया दी है तो उसी का जीरेंड बना देंगे। चलिए, तो ये दूसरा ज्यों का त्यों हो गया, तो बन गया कि ही इज श्योर, ठीक, काय के लिए पक्का, ही विल डू इट, डू का हो जाएगा डूइंग। अब देखिए श्योर के बाद ऑफ आता है ज्यादातर, ऑफ डू में लगाया आईएनजी, डूइंग इट, अर्थ क्या हुआ, ही इज श्योर ऑफ डूइंग इट। ये जीरेंड था। मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। एक बार और इस वीडियो को पुनः देखिएगा और अपनी एक्सरसाइज करिएगा। और एक्सरसाइज करने में जिस सेंटेंस में भी प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। नमस्कार मित्रों।